अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। काया को जब होश आया तो अपने सामने रुद्र को देखकर उसकी चीख निकल गई। काया की चीख सुनते ही दोनों ही जो आपस में बात कर रहे थे काया को एक साथ घूर कर देखने लगे। काया उनकी नजरों को देखते हुए खुद में सिमट गई, वह डर से कांप रही थी। काया ऐसे कांप रही थी जैसे उसके सामने कोई राक्षस खड़ा हो। रुद्रांश काया को देखते हुए काया के करीब जाने लगा तो किया उछलकर बेड पर खड़ी होते हुए अपने टूटे फूटे लफ्जों से कहा, दू दू र ये मुझसे आपने उसे मार दिया है। रुद्रांश तो काया को देखकर शॉक्ड में था, क्योंकि आज से पहले लड़कियां उसके करीब आती थी, आज पहली लड़की को खुद से दूर भागते देखकर उसे 440 वोल्ट का झटका लगा था। मनी ने काया को देखते हुए झूठ बोला, मैडम आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, वह तो सिर्फ एक शूटिंग हो रही थी। काया जो बेचारी मासूम थी उसे मनी की बातों पर यकीन हो गया। वह धीरे धीरे मनी के करीब आते हुए बेड से उतरकर धीरे से पूछा, सच में वह शूटिंग थी? इन्होंने किसी को नहीं मारा? रुद्रांश काया को फाड़ खाने वाली नजरों से घूर रहा था। काया ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे रुद्रांश से खौफ आ रहा था, वह डर से अभी भी कांप रही थी। रुद्रांश उसकी कांपती बॉडी को देखकर कहा, तुम्हारी बॉडी में कर्क लगा है क्या जो इस तरह कांप रही हो? काया को कांपते हुए अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए धीरे से कहा, मुझे आपसे डर लग रहा है। रुद्रांश अपनी आईब्रो को उठाते हुए अपनी आंखें छोटी कर काया को घूरते हुए कहा, जंगल में पिकनिक मनाते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा था, अभी तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। मैं क्या तुम्हें शैतान दिखता हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा? काया की आंखों में आंसू आ गया। रुद्रांश काया की आंखों में आंसू देखकर चीरते हुए कहा, मुझे तुम औरतों के इसी आंसू से नफरत है। ये रोना धोना बंद करो और यह बिजली के तार की तरह हिलना भी बंद करो और बताओ कहाँ से आई हो? मेरा असिस्टेंट तुम्हें छोड़कर आएगा। काया ने डरते डरते हुए कहा, मेरा कोई घर नहीं है। रुद्रांश को अब अपने सामने कहाड़ी उस नाजुक वजूद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने गले को मसलते हुए काया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, तो क्या तुम 3 घंटे पहले आसमान से डायरेक्टली जंगल में टपक गई हो? मनी गहरी सांस ले रहा था। उसके बॉस को वाकई लड़कियों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं थी। एक तो बेचारी पहले ही इतनी डरी हुई है, ऊपर से वह ऐसे बात करके उसे और भी ज्यादा डरा रहा था। मनी ने धीरे से रुद्रांश के पास आकर कहा, बॉस मैं उसे अपने घर ले जाता हूं, अभी मैं बहुत डरी हुई है तो आपको कुछ बता नहीं पा रही है। रुद्रांश गुस्से से मनी को देखते हुए कहा, तुम्हें इससे कुछ ज्यादा हमदर्दी नहीं हो रही है? निकलो कमरे से। मानी मुंह आहा बनाते हुए रूम से बाहर चला गया। काया की तो हलक तक सूख गई। अब उस कमरे में वह और रुद्रांश थे और एक भयानक खामोशी थी। रुद्रांश रूम में लगे काउच पर बैठते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर सिगरेट को सुलगाकर लंबी लंबी कश लेते हुए काया को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूं, जितना सोचना है सोच लो और मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना अगर मैं अपने तरीके से तुमसे सच निकलवाऊंगा ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। काया की आंखों में नमी थी। उसे अपने सामने बैठे शैतान से बेहद डर लग रहा था। वह कांपते जा रही थी। आज उसे शिद्दत से अपने नानू और माँ बाबा की याद आई थी, क्योंकि अगर आज वह यहाँ होते तो शायद वह ऐसी जगह पर नहीं होती। काया की खामोशी रुद्रांश के गुस्से को हवा दे रही थी। रुद्राक्ष ने गुस्से से काया को देखते हुए चिल्लाया, मैंने तुम्हें स्टैचू बनकर खड़े रहने को नहीं कहा है। मुझे तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और कहाँ से आई हो और उस वक्त जंगल में क्या कर रही थी? रुद्रांश के इस तरह चिल्लाने से काया की कपकपाहट में इजाफा हुआ। उसकी कपकपाहट में तेजी देकर रुद्रांश को अब और भी ज्यादा उसे पर गुस्सा आ रहा था।
उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की किस मिट्टी की बनी है जो उसे देखकर ऐसे कांप रही है जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि शहर बैठा हो। काया कांपते हुए जल्दी से रुद्रांश के पैरों के पास बैठकर रुद्रांश के पैरों को पकड़कर रोते हुए कहा, मैं सच में नहीं जानती कि मेरा अपना कौन है। मैं यहाँ आने से पहले जिनके साथ रहती थी वो मुझसे नफरत करती हैं। वो मुझे देखना पसंद नहीं करती है, मेरी वजह से उनके और बेटे में दूरी आ रही थी, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया और रास्ता भटक गई तो फिर मैं जंगल में को गई। जंगल में डरते डरते इधर उधर देखने लगी और जब मुझे कुछ आवाज आई तो मैं उसी तरफ चली गई और जब मैं उस तरफ गई तो मैंने देखा कि आप उस लड़के को गोली मार रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ नानू थे जो मुझे छोड़कर चले गए और एक भाई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उनके मामा मुझसे नफरत करती है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपनी मामा से दूर हो, इसलिए मैंने उस घर को छोड़ दिया। आप प्लीज मुझे मरिएगा नहीं। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आप मुझे कोई भी काम करवा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। मुझे हर काम करना आता है। मैं आपका घर साफ कर दूंगी, खाना बना दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिएगा। क्या रुद्रांश जान पाएगा कि यही उसकी लीची है? रुद्रांश काया के ऊपर झुकते हुए काया के चीन को अपने 2 उंगलियों से पकड़कर काया के चेहरे को ऊपर करते हुए काया के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, कुछ भी करने को तैयार हो। काया की काली आंखों में आंसुओं का समंदर था। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए धीरे से कहा, हाँ। रुद्रांश काया के चेहरे के हर एक नक्श को शिद्दत से देखते हुए कहा, अपने आप को मुझे सौंप सकती हो। रुद्रांश ने इतना ही कहा था कि काया की झुकी हुई पलकें अचानक उठ गई। वो अपने सामने बैठे उस बेदिल इंसान को हैरानी से देख रही थी। रुद्रांश उसकी हैरान भरी नजरों को देखते हुए पूछा, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? अभी तुमने ही तो कहा कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो हर रात मेरे बेड की गर्माहट बन जाओ। तुम मुझे सुकून देना, मैं तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दूंगा। काया ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसे रुद्रांश की बातों का मतलब समझ में आ रहा था। वो अक्सर न्यूज़ में ऐसी खबरों को पढ़ाती थी। एक अमीर आदमी ने एक गरीब लड़की की मजबूरियों का फायदा उठाकर उसे अपने साथ सोने पर मजबूर कर दिया। काया पीछे होने को हुई तो रुद्रांश ने एक झटके से काया के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? पीछे क्यों हो रही हो? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। काया ने अटकते हुए रुद्रांश के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे ये सब नहीं करना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। रुद्रांश काया की आंखों में देखते हुए कहा, मैडम ये सब कहना आसान होता है, लेकिन जब करने का टाइम आता है ना तो तुम्हारी तरह लोग पीछे हट जाते हैं। अभी तुम ही तो सब कुछ करने को तैयार थी, इसलिए मैंने तुम्हें ऑफर की। काया ने गुस्से से रुद्रांश के हाथ को झटकते हुए कहा, मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपके साथ सोऊंगी या आपकी माशूका बनूंगी। अनु सही कहती है, यह अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता और अमीर लड़कों के पास तो बिल्कुल भी नहीं। यह अमीर लड़के कमजोर लड़की को देखते नहीं, उनके जिस्म को खरीदने की कोशिश करने लगते हैं। काया की बातों से गुस्से से रुद्रांश भावे तन गई। उसका दिमाग खराब हो गया। वो तो सिर्फ काया को चेक कर रहा था कि वह भी बाकी लड़कियों की तरह उसके पैसे को देखकर यह सब कर रही है, लेकिन काया की बातें उसे गुस्सा दिला गई। वो झटके से काया के बाल को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कहा, मैं नहीं जानता तुमसे यह बातें किसने कही है, लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं होता। मुझे तुम जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पहले ही किसी और का हूँ। मुझे तुम्हारा फायदा उठाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर होता तो पिछले 3 घंटे से तुम मेरे कमरे में मेरे बेड पर थी, आराम से तुम्हारा फायदा उठा सकता था, मुझे कोई नहीं रोक सकता था। इतना कहकर उसने काया को छोड़ते हुए कहा, तुम यहाँ से जा सकती हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। रुद्रांश की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी।
उसका चेहरा आखिरी हद तक डरावना दिख रहा था। काया की आंखें आंसुओं से भरी थी, वह कांप रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आधी रात को कहाँ जाएगी। उसने अपनी नज़रें नीचे किए हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको ये सब नहीं कहना चाहती थी। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? प्लीज़ मुझे रहने दीजिए। रुद्रांश ने सोफे से उठते हुए काया के हाथ को पकड़कर काया को एक झटके से उठाते हुए अपने साथ खींच कर ले जाने लगा। काया को अपनी कलाई में रुद्रांश की उंगलियां गड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका हाथ अभी टूट जाएगा। रुद्रांश काया का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे आहूजा फार्म हाउस के बाहर लाकर पटकते हुए कहा, जहां मन कहे वहां जाओ, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आइंदा मुझसे टकराना मत, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जमीन पर गिरने से काया के कोनी में चोट आ गई। आंखों से आंसू गिर रहे थे। काया ने पीछे पलटकर उस बेरहम इंसान को दिख रही थी जिसे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। एकांश ने अपने फार्म हाउस के डोर को काया के मुंह पर बंद कर दिया। काया खुद को संभालते हुए उठी और वहां से निकल गई। वह सुनसान रोड पर चले जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। हवाएं तेज चल रही थी। मुंबई की बारिश का कोई ठिकाना नहीं, वह कब आ जाए। आज भी मुंबई में बिन मौसम बहुत तेज तेज बारिश भी होने लगी थी। काया बीच रोड पर घुटने के बल गिर गई। वह जोर जोर से रो रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह रो रही थी, क्योंकि उसके आंसू बारिश की बूंद में मिल जा रहे थे। काया अपने चेहरे को ऊपर आसमान की तरफ करते हुए रोते हुए कहा, क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है? माँ पापा, क्यों आप लोगों ने मुझे पैदा करके ऐसी जिंदगी दी? क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? मुझे ऐसी जिंदगी देनी थी तो क्यों मुझे इस दुनिया में लाया? कोई मेरा अपना नहीं है, किसी को मुझसे प्यार नहीं है। आप लोग मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाते? गॉड से कहिए ना कि वो मुझे अपने पास बुला ले। यहाँ कोई अच्छा नहीं है, सब मुझसे नफरत करते हैं, किसी को मुझसे प्यार नहीं है। काया के आंसुओं को देखकर आसमान भी यहाँ जोरों से रो रहा था। बारिश वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। नाजुक सी काया ठंड से कांप रही थी। उसकी हिम्मत आज टूट चुकी थी। उसने जब से होश संभाला था अपने नानू को अपने साथ पाया था। अपने नानू के जाने के बाद उसे किसी का प्यार नहीं मिला, सिर्फ दर्द मिला। शरद भी हफ्ते में एक ही दिन रहता था उसके साथ। वह आज तक प्यार के लिए तरसती आई थी। रुद्रांश के लफ्जों ने और उसके रवैयों ने उसे आज तोड़ दिया था। उसने बड़ी उम्मीद से रुद्रांश के सामने हाथ फैलाया था, लेकिन रुद्रांश ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। आहूजा फार्म हाउस अंडरस्को। रुद्रांश अपने रूम में आया तो उसे अपने रूम में चारों तरफ काया की खुशबू महसूस हो रही थी। वह सिगरेट को सुलगाकर बालकनी में आकर लंबी लंबी कश लेने लगा। वो बारिश को देख रहा था, लेकिन उसके अंदर भी एक तूफान चल रहा था। उसके आंखों के सामने एक चेहरा बार बार आ रहा था। वो परेशान हो गया था। उसने गुस्से से एक 5 रेलिंग पर मरते हुए कहा, डैमेड, मुझे उसका चेहरा क्यों दिख रहा है? मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? मासूम लड़कियां सिर्फ दर्द देती हैं। मैं लीची के सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। रुद्र अपने दिल और दिमाग की बीच छिड़ी जंग में फंस गया था। काया रो ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी शख्स की आहट महसूस हुई। काया को अब अपने ऊपर बारिश का पानी गिरते हुए महसूस नहीं हो रहा था। उसने जब अपनी नजरें उठाकर देखा तो रुद्रांश अम्ब्रेला लिए उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। रुद्रांश को देखकर काया हैरान थी। रुद्रांश काया के पास झुकते हुए काया को अपनी बाहों में उठा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि काया कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाई। काया बिना पलके झपकाए रुद्रांश को देख रही थी। रुद्रांश काया की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते हुए इरिटेट होते हुए कहा, मुझे घूरना बंद करो वरना तुम्हारी दोनों आंखों को निकाल दूंगा। काया ने डर से जल्दी से अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा लिया।
काया के चेहरे को अपने सीने में महसूस करते हुए रुद्रांश को एक अजीब से एहसास महसूस हुआ। एक जाना पहचाना एहसास महसूस होते ही उसके आंखों के सामने उसकी लीची का चेहरा आया। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अपने चेहरे को मेरे सीने से हटाओ वरना यही छोड़ दूंगा। काया ने जल्दी से अपने चेहरे को उसके सीने से दूर कर दिया। उन दोनों को देखकर आसमान भी शायद खुश हो गया, इसलिए वह भी बरसाना बंद हो गया। मौसम अचानक से साफ हो गया। रुद्रांश काया को अपनी बाहों में लिए हुए फार्म हाउस के अंदर आया और उसे लिविंग एरिया में रखे सोफे पर बैठा कर कड़क आवाज में कहा, किसी किस्म की गलतफहमी मत पालना कि मैं तुम पर तरस खाकर लाया हूँ। ये तुम मुझे अच्छी लगी हो। तुम्हें सिर्फ यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी यह जबान किसी और के सामने खोलो। अगर तुमने आज रात वाला सीन किसी को बताया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। काया हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उठाकर अपने सामने खड़े रुद्रांश को देखते हुए पूछा, क्या आपने सच में उसे सच में मारा था? रुद्रांश ने घर के सर्वेंट को बुलाया। रोमन फार्म हाउस की सफाई करता था और साथ में रुद्रांश का हर एक काम करता था। वह दौड़ते हुए रुद्रांश के पास आया और सिर झुकाए हुए कहा, क्या वह छोटे बाबा? आपने मुझे बुलाया? रुद्रांश रोमन को देखते हुए कहा, जाकर टॉवल लेकर आओ। रोमन बिना किसी सवाल के वहां से हवा की तरह गायब हुआ। रुद्रांश काया को देखते हुए कहा, वह सच था या झूठ ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी जबान पर कभी भी आज रात वाली बात नहीं आनी चाहिए। और अगर गलती से आई ना तो याद रखना मुझे भी तुम्हारी जान लेने की गलती आराम से हो जाएगी। रुद्रांश की धमकी में इतना वजन था कि काया डर से कांप गई। उसने अपनी गर्दन को नीचे कर धीरे से हाँ कर दिया। रोमन ने रुद्राक्ष को टॉवल देते हुए कहा, छोटे बाबा मैं आपके लिए डिनर लगा दूं। रुद्रांश टॉवल को काया के मुंह पर फेंकते हुए कहा, खुद को साफ करो और मेरे कमरे में कॉफी बनाकर लेकर आओ। और रोमन तुम आज से इसे हर वह काम कराओगे जो तुम करते थे। इस लड़की को कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देना। इसे एक मेड की तरह ट्रीट करना। जिस तरह तुम मेरा हर काम करते थे आज से यह मेरा सारा काम करेगी और तुम इसे ट्रेन करोगे। रोमन उस छोटी सी लड़की को देखते हुए जो नाजुक गुड़िया की तरह थी रुद्रांश से कहा, लेकिन छोटे बाबा। रुद्रांश अपनी लाल आंखों से रोमन को देखते हुए कहा, तुम कब से मुझे लेकिन देने लगे रोमन ने सिर झुकाए हुए कहा, सॉरी छोटे बाबा मेरा आपसे वह कहने का मतलब नहीं था कि मैं तो ये कहना चाहता था कि क्या यह आपके सारे काम कर पाएगी, क्योंकि ये दिखने में बहुत नाजुक सी हैं। रुद्रांश ने रोमन को घूरते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं रोमन जब तुमने यहाँ काम करना शुरू किया था तो तुम्हें भी कुछ नहीं आता था। कोई भी सीख कर पैदा नहीं होता, सबको सीखना पड़ता है। जिस तरह मैंने तुम्हें सिखाया था अब तुम इसे सिखाओगे। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो अपने काम पर लगो। इतना कहकर रुद्राक्ष अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो काया ने धीरे से पूछा, मैं क्या पहनूं? रुद्रांश जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था उसके कदम रुक गए। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बींचते हुए काया की तरफ पलटा तो काया डर से खुद में सिमट गई। रुद्रांश ने काया को देखते हुए काया के करीब आकर काया की कलाई पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। रोमन हैरानी से अपने छोटे बाबा को देख रहा था। वो तब यहाँ काम करता था जब से रुद्र 8 साल का था। रोमन को अमन और माही ने उसका ख्याल रखने के लिए रखा था क्योंकि अगस्त्या के जाने के बाद वह बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल बन गया था। रुद्रांश काया को रूम में लाकर काया को अपने कपबोर्ड के सामने खड़ा करते हुए अपनी कपबोर्ड को खोलते हुए उसमें से वाइट कलर का नाइटी सूट निकालकर काया को देते हुए कहा, इसे पहन लो और इसके बाद मुझसे अब और कोई सवाल मत करना वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। काया को रुद्रांश से डर लग रहा था। रुद्रांश ने जब काया को अभी भी अपने पास खड़े हुए देखा तो काया से कहा, मरना चाहती हो? काया ने जल्दी से ना में गर्दन हिला दी। रुद्रांश ने काया को घूरते हुए कहा, तो खड़ी क्यों हो?
जाओ यहाँ से। काया ने डरते डरते पूछा, बाथरूम कहाँ पर है? रुद्रांश काया के बिल्कुल करीब आकर काया के ऊपर झुकते हुए कहा, मैं तुम्हें नौकर दिखाई देता हूँ। काया ने मासूमियत से जल्दी जल्दी नामे गर्दन हिला दी। रुद्रांश ने काया का हाथ पकड़ा और रूम से अटैच बाथरूम में ले जाकर काया को छोड़ते हुए दरवाजे को जोरदार की आवाज से बम द कर दिया। काया ने डर से अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए। उसकी धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थी। उसे पसीने हो रहे थे। रुद्रांश के बातों को और उसके चेहरे को सोच सोच कर काया को अपनी सांसें रोकी हुई महसूस हो रही थी। माउंटेन कॉलेज रेयांश कैंटीन में बैठा माया के सारे असाइनमेंट को कंप्लीट करते हुए कहा, हो गया तेरा असाइनमेंट रॉबरी, लेकिन आज मैं आखिरी बार तेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। अगली बार अगर तूने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया तो मैं प्रोफेसर उदय से तुझे नहीं बचाऊंगा। माया ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, आप तो बात बात पर सीरियस हो जाते हैं ब्रो, और इतना क्या एहसान जता रहे हैं? एक असाइनमेंट तो पूरा किया है। एक छोटा सा असाइनमेंट आप अपनी राबड़ी के लिए पूरा तो कर ही सकते हैं। रियांश अपनी आंखें छोटी कर माया को घूरते हुए कहा, तुम बहुत बिगड़ गई हो, मैं आज चाचू से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। माया अपने होठों को अपने दांतों तले कुचलते हुए कहा, शौक से कीजिएगा ब्रो, पापा को आपकी बातों पर यकीन होगा ही नहीं, क्योंकि वह जानते उनकी माया कितनी मासूम है। अगर आपने उन्हें और यकीन दिलाने की कोशिश की तो आप तो जानते हैं ना, मेरे पास आपकी वो वीडियो है और मैं क्या कर सकती हूँ। रेयांश गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपनी ब्लैकमेल बहन को देखते हुए किचकिचाते हुए कहा, माया आई विल किल यू। माया ने मुस्कुराते हुए शरारती टोन में कहा, बट आई लव यू ब्रो। अब आप जाए, आपकी क्लास का टाइम हो गया है, आप अपनी क्लास में जाए वरना प्रोफेसर आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। रियाना अपनी नोटबुक उठाते हुए अपने बैग को लेते हुए कहा, तुम्हारा क्लास नहीं है आज? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ब्रो, आज मैडम आयरा नहीं आई है क्योंकि आज उनकी एंगेजमेंट है। रेयांश शक की नजरों से माया को घूरते हुए कहा, तुझे कैसे पता कि आज मैडम आयरा की एंगेजमेंट है? किसने बताया तुझे? माया चेयर से उठकर खड़ी होते हुए अपने दोनों हाथ को अपनी कमर पर रखते हुए कहा, ब्रो आपको नहीं लगता आप मेरी पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं? जाए ना, आपकी क्लास का देर हो रहा है, क्यों मुझसे ऐसे इंटेरोगेशन कर रहे हैं जैसे मैंने किसी का मर्डर किया है? मैडम आयरा ने ही बताया था का छोटी ही वह आज नहीं आएंगी। रियाना ने मुस्कुराकर जाते हुए कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तेरी कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। माया ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं करूंगी कोई शरारत, आप जाइए यहाँ से, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ब्रो। रेयांश ने गहरी सांस लेकर ना मैं गर्दन हिलाते हुए कैंटीन से निकलकर अपने क्लास की तरफ चला गया। माया अपने दोनों हाथों को ऊपर करके अंगड़ाई लेते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब आएगा मजा। इतना कहकर वह छोटू के पास जाकर कहा, मैंने तुझे जो लाने को कहा था तू लेकर आया है। छोटू ने कैंटीन के स्लेट से एक पैकेट निकालकर माया को देते हुए कहा, दीदी आपने जो कहा है मैं लेकर आया, पर अगर हम पकड़े गए तो? माया ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ पैकेट को खोलकर देखते हुए कहा, डर मत छोटू, कुछ नहीं होगा। उस लंगूर को सबक सिखाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि उसने माया माथुर से पंगा लिया है, जो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती। इतना कहकर उसने छोटू से कहा, काम होने के बाद मैं तेरे पैसे देती हूँ, तब तक तू ये चॉकलेट एंजॉय कर। इतना कहकर माया पैकेट लेकर कैंटीन से बाहर जाने लगी। वह कैंटीन के बाहर जैसे ही कदम रखा, सामने से आते शख्स जोरदार से टकरा गई। वह पैकेट उसके हाथ से छूट जमीन पर गिर गया। वह अपने सिर पर हाथ रख मसलते हुए हलक के बल चिल्लाए, अंधे हो दिखाई नहीं देता? सामने खड़ा लड़का मजे से चिंगम चबा रहा था। उसने माया को देखते हुए चिंगम का बैलून फुलाते हुए कहा, नहीं मैं आज अपनी आंखें की राय पर देकर आया हूँ,
क्योंकि मुझे मालूम था कि आज मैं एक अंधी लड़की से टकराने वाला हूँ। सामने खड़े लड़के की बातें सुन माया उसे जलाकर राख कर देने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? उसे लड़के ने चिंगम चबाते हुए मजे से कहा, इस वर्ग से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। क्या ये कोई खाने वाली चीज है? माया अपने सामने खड़े उस बदतमीज बेशर्म लड़के को देखते हुए उस लड़के से कहा, अभी तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। अगली बार मेरे सामने मत आना, वातमन अच्छा नहीं होगा। तुम्हें तुम्हें देख लूंगी। उस लड़के ने अपने बल में हाथ फेरते हुए घमंड से कहा, देख लेना, कॉलेज की सभी लड़कियां मुझ पर पागल है, एक और पागल हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? माया ने पैकेट को जमीन से उठाते हुए अपने सामने खड़े उसे बदतमीज लड़के को देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। इतना कहकर माया ने झटके से अपनी हील से को उसे लड़के के जूते पर मरते हुए कहा, इसे याद रखना। सामने खड़े लड़के की चीख निकल गई। उसे इस अटैक की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ कहता माया वहां से 9-2-11 हो गई। वो लड़का माया को देखते हुए कहा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। माया ने जाते हुए पीछे से चिल्लाया, पहले पकड़ तो लो फिर छोड़ना। इतना कहकर माया गायब हो गई। तभी दो लड़के ने आते हुए उस लड़के को पैर पकड़े देख पूछा, क्या हुआ कियांश, तू अपने पैर क्यों पकड़कर खड़ा है? कियांश ने अपने दोनों दोस्तों को देखते हुए कहा, एक सिरफिरी पागल लड़की ने मेरे पैरों पर किक मारी है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दोनों लड़कों का मुंह खुल गया। उन्होंने हैरानी से कियांश को देखते हुए कहा, क्या सच में तुझे किसी लड़की ने किक मारी है? मतलब जिस कियांश सूर्यवंशी के पीछे कॉलेज की सभी लड़की पागल है, आज उसे कॉलेज की एक लड़की ने उसके पैर किक मारी। वैसे वो बहुत डेयरिंग लड़की थी। कौन थी, हमें भी मिला। कियांश ने अपने दोनों दोस्तों शान और रियान को देखते हुए जोर से चिल्लाया, शट अप। अगली सुबह रुद्रांश गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। रुद्रांश उठकर बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठते हुए फोन को देखा तो एक डेट फ्लैश हो रही थी। उसे डेट को देखकर रुद्रांश की आंखें गुस्से और दर्द से लाल पड़ गई। उसने रिमाइंडर अलार्म को बंद करते हुए अपने जिम सूट को लेकर बाथरूम में चला गया। 15 मिनट बाद वह जिम सूट को चेंज करके आया और फिर अपने जिम एरिया की तरफ चला गया। 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद वह जब अपने रूम में आया तो उसने देखा कि उसका पूरा रूम साफ हो गया था। ब्लैंकेट फोल्ड कर साइड में रखा था। पोलो बेड पर सही से राखी थी, बेडशीट चेंज थी। उसने देखा कि उसके कपड़े निकालकर बेड पर रखे थे, टेबल पर कॉफी रखी थी, हैंगर में टॉवल टंगी हुई थी। रुद्रांश टॉवल को उठकर बाथरूम में चला गया। आधा घंटा शॉवर लेने के बाद वह बाथरूम से बाहर आया। कपड़े चेंज किए, बालों को सेट किया, वॉच पहनी और टेबल पर रखी कॉफी उठाया और नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आ गया। उसने डाइनिंग टेबल पर कॉफी रखते हुए बोला, रमन कॉफी ठंडी हो गई है, दूसरी कॉफी लेकर आओ। उसने अभी इतना ही बोला था कि तभी उसे अपने पास किसी का वजूद महसूस हुआ। उसने अपनी नजरें आईपैड से हटाते हुए सामने देखा तो काया उसके रात वाले नाइटी सूट में कॉफी लिए खड़ी थी। एक पल वो काया को देखता रह गया। काया उसकी उसे वाइट नाइटी सूट में एक छोटा सा खरगोश लग रही थी। काया के चेहरे पर बेहद मासूमियत थी। रुद्रांश ना चाहते हुए भी बार बार काया के चेहरे को शिद्दत से देखने लगता था, पता नहीं क्यों, लेकिन ना चाहते हुए वह काया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। रुद्रांश ने अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए अपनी नज़रों को काया की तरफ से फेरते हुए उसके हाथ से कॉफी लेते हुए रूड टोन में पूछा, तुमने कपड़े चेंज नहीं किए? उसके इस तरह पूछने से काया से कांपने लगी। काया को एक बार फिर बिजली की तार की तरह हिलते देखकर रुद्रांश ने गुस्से से कॉफी को टेबल पर रखते हुए कहा, ये तुम बात बात पर हिलने क्यों लगती हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा।
रुद्रांश के इस तरह गुस्से से बोलने से काया और भी ज्यादा डर गई और वह पीछे जाने लगी तो उसका पैर मैट में फंसा, वह लड़खड़ा गई। वह जमीन पर गिरती उससे पहले रुद्रांश ने उसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। रुद्रांश के इस तरह खींचने पर काया के हाथ रुद्रांश के सीने पर आ गए। रुद्रांश की नजरें बार बार काया के होंठों और उसकी लंबी लंबी पलकों पर जा रही थी। उसकी पलकें जो डर से फड़फड़ा रही थी और होंठ डर से कांप रहे थे, वह एकांश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। आज पहली बार वह किसी लड़की को अपनी बाहों में इस तरह कांपते देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और पल भर में ही गायब भी हो गई। रुद्रांश को काया का वजूद अपनी बाहों में खरगोश जैसा ही महसूस हो रहा था। यह लड़की वाकई में मखमली गुड़िया थी, जिनका वजूद रुद्राक्ष की बाहों में ना के बराबर था। कहाँ रुद्रांश बॉडी बिल्डर और कहाँ वह छोटी सी गुड़िया रुद्रांश। काया को सही से खड़ा करते हुए काया को देखते हुए कहा, मेरे सामने ये बिजली की तरह हिलना बंद करो, मुझे तुम्हारे हिलने से नफरत हो रही है। काया की नजरें जमीन पर गड़ी थी। उसने अपनी नजरों को जमीन पर गड़ाए ही है में गर्दन हिलाई। रुद्रांश काया को देखते हुए कहा, ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह चेयर उठा और जाने लगा तो काया ने अपनी महीन आवाज में कहा, ब्रेकफास्ट रेडी है। रुद्रांश जो फार्म हाउस के बाहर जा रहा था, उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। वह हैरान हो गया, रमन जो पिछले इतने सालों से उसके साथ था, उसका काम करता था, वह भी इतनी जल्दी उसका ब्रेकफास्ट नहीं बन पाता था, तो ये छोटी सी लड़की ने इतनी जल्दी उसका ब्रेकफास्ट कैसे बना लिया। रुद्रांश ने बिना पीछे पलटे काया से कहा, ठीक है, डाइनिंग टेबल पर लगाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बाहर चला गया। उसने बाहर आकर अपने ब्लूटूथ की बटन को प्रेस किया तो ब्लूटूथ के दूसरे साइड से आवाज आई, तुमने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया है। अगर मेरी बेटे की जान ले ही ली है तो उसकी डेड बॉडी अपने पास रखकर क्या करोगे? मुझे भेज क्यों नहीं देते? काव्य की आवाज सुनकर रुद्रांश के चेहरे का रंग बदल गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। अगर वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता है तो वह थी काव्या। वह काव्य को नफरत की आखिरी हद तक नफरत करता था। काव्य की बर्बादी और उसे तड़पाकर मारना ही उसकी जिंदगी का आखिरी मकसद था। वह अब तक अगर जिंदा था तो सिर्फ और सिर्फ काव्य की मौत के लिए। रुद्रांश ने कॉफी का शिप लिया तो उसे वो कॉफी बहुत अच्छी लगी। उसने अब तक बहुत सी कॉफी पी थी, बहुत बड़े बड़े कैफे में बेस्ट से बेस्ट कॉफी पी थी, लेकिन जो बात उसके हाथ में पकड़ी हुई कॉफी में थी वो किसी कॉफी में नहीं थी। इस कॉफी में एक अलग ही टेस्ट था। उसने कॉफी को पीते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मिस अग्रवाल, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी तुम्हारे बेटे को मरे हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम अभी से छटपटा रही हो। अभी तो तुम्हें और भी तड़पना बाकी है। क्या हुआ? तुम्हारे हस्बैंड तुमसे पूछ रहे हैं कि उनका बेटा कहाँ है। रुद्रांश की बातें सुन काव्य की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वह हैरान होते हुए इधर उधर देखने लगी तो रुद्रांश ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, इधर उधर क्या देख रही हो? मैंने तुम्हारे घर में कैमरा थोड़ी लगवाए है। काव्य और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने फोन को कसकर पढ़ते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं इधर उधर देख रही हूँ? रुद्रांश ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी बढ़ती हुई सांसें तुम्हारे डर का सबूत दे रही है। अब जाहिर सी बात है, आकाश मित्तल अपने बेटे से प्यार तो करते हैं तो वह अपने बेटे के बारे में तो पूछेंगे ना कि उनका लाडला बेटा आखिर कहाँ गायब है। अगर अपने बेटे की डेड बॉडी चाहती हूँ तो खुद को पुलिस के हवाले सरेंडर कर दो। मैं तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी तुम्हारे घर पर डिलीवर करवा दूंगा। काव्या ने गुस्से से चीखते हुए कहा, बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कौन हो तुम और मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? रुद्रांश ने काफी फिनिश करते हुए कप को टेबल पर रहते हुए कहा,
तुमने तो इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है कि तुम्हें खुद ही नहीं याद होगा कि तुम्हारे कितने दुश्मन हैं। मिसेज काव्या मित्तल, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर यह है कि जब तक तुम खुद को पुलिस को सरेंडर नहीं करती तुम्हें तुम्हारी बेटे की डेड बॉडी नहीं मिलेगी। और अब अगला टारगेट तुम्हारी बेटी है, इसलिए अपनी बेटी को अगर बचा सकती हो तो बचा लो। आज की डेट याद है ना तुम्हें? आज कौन सी डेट है? काव्या ने गुस्से से टेबल को पकड़ते हुए किचकिचाते हुए कहा, मेरी बेटी से दूर रहना, वरना जिस दिन मेरा तुम्हारा सामना होगा ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रुद्रांश ने गुस्से से दहाड़ा, अपनी आवाज नीचे करो, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम्हारी बेटी जो अभी कॉलेज में है वहां से गायब होने में वक्त नहीं लगेगा। समझ में आया? काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दुश्मन कौन है जो उसकी पल पल की खबर रख रहा है, और वह किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है। कौन है जो इतने साल बाद उसे धीरे धीरे तकलीफ दे रहा है? रुद्रांश ने फोन की दूसरी तरफ की खामोशी को महसूस करते हुए कहा, आज की डेट तुम्हें शायद भूल गई है, इसलिए तुम्हारे घर पर एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा भेज रहा है, उसे खोलकर जरूर देखना, तुम्हें पसंद आएगा। इतना कहकर उसने फोन को काट दिया। काव्या हेलो हेलो चिल्लाती रह गई। क्या रुद्रांश काया का सच जान पाएगा? क्या काव्या खुद को पुलिस को सरेंडर करेगी? हमारी एक प्यारी रीडर ने हमसे पूछा कि क्या कियांश काव्यांश का बेटा है, तो ऐसा नहीं है, वो काव्यांश का बेटा नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।